एक बहू की तीन सास। अब ये क्या बात हुई भला? एक बहू की तीन सास, ऐसा कहाँ होता है? तो भैया मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कुछ भी हो सकता है। जैसे हर किसी को शादी की खुशी रहती है, वैसी ही खुशी साक्षी को भी थी। शादी करके गोरी खूबसूरत लड़की साक्षी अपने पति रमेश के साथ अपने ससुराल चली आती है। साक्षी का गृह प्रवेश होता है। साक्षी के ससुराल में उसके स्वागत के लिए उसकी एक नहीं बल्कि तीन तीन सास खड़ी थी, सुजाता, दामिनी और कोमल। अब ये देखकर साक्षी के होश उड़ जाते हैं। सुजाता, दामिनी, कोमल, अपनी बहू साक्षी का स्वागत करो। आजा मेरी बहू। और ये बिल्कुल चांद का टुकड़ा है मेरी बहू तो। रुक जाइए, साक्षी मेरी बहू है, इसीलिए इसका स्वागत मैं करूंगी। ये क्या बात हुई? मैं साक्षी की तीसरे नंबर की सास हूं, इसीलिए छोटी होने के नाते मैं साक्षी बहू का स्वागत करूंगी। साक्षी की बड़ी सास मैं हूं, इसीलिए साक्षी बहू पर सबसे ज्यादा हक मेरा है। ऐसे कैसे हक है? हम क्या फालतू हैं क्या? हम भी दर्पण की पत्नियां हैं और रमेश हमारा भी बेटा है। फिर क्या था, तीनों में हो जाती है बहस शुरू। ये देखकर साक्षी के होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? मेरी तीन तीन सास है, ये कैसे? अरे अरे, रुक जाओ तीनों। अरे मेरी बात, अरे चुप हो जाओ सबके सब। दर्पण की आवाज सुनकर सुजाता, दामिनी और कोमल तीनों खामोश हो जाते हैं। एक भी आवाज नहीं निकलेगा। चुप हो जाओ सबके सब। मछली बाजार बना के रख दिया है घर को। अरे मेरी तीन तीन माँ, आप सब एक साथ साक्षी का स्वागत कीजिए ना। तीनों मिलकर एक साथ एक लाइन में खड़ी हो जाती हैं और साक्षी का स्वागत करके उसे घर में ले आती हैं। ये देखकर साक्षी के होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, जब स्वागत मेरा इतना भयानक है तो आगे की जिंदगी कैसी होगी? रमेश बेटा, जाओ साक्षी बहू को लेकर अपने कमरे में जाओ, दोनों थक गए होगे ना। रमेश साक्षी को लेकर अपने कमरे में आता है। रमेश, ये सब क्या है? इस घर में मेरी तीन तीन सास कैसे? ससुर जी की तीन तीन पत्नियां हैं क्या? हाँ साक्षी, पिताजी की तीन पत्नियां हैं। क्या? पर क्यों? मतलब मेरा मतलब ऐसे कैसे? साक्षी, कोमल माँ, दामिनी माँ और सुजाता माँ, ये तीनों सगी बहनें हैं। जब पिताजी के लिए लड़की देखने गए तो पिताजी को दामिनी माँ पसंद आई और दादाजी को सुजाता माँ और दादी माँ को कोमल माँ पसंद आई थी। अब ये देखकर पिताजी, दादाजी और दादी माँ तीनों में वही बहस होने लगी थी। तभी दामिनी माँ, कोमल माँ और सुजाता माँ के पिताजी बलराम नाना जी ने अपनी तीनों बेटियों की शादी पिताजी के साथ करवाने का सोच लिया था। नाना जी ना दादी माँ को नाराज करना चाहते थे, ना दादाजी को और ना ही पिताजी को, क्योंकि दादाजी ने नानी जी पर बहुत एहसान किए थे और इसी की वजह से पिताजी की शादी तीनों बहनों के साथ हो गई। क्या? बाप रे, ये तो पूरी फिल्म की कहानी है। अरे तो रमेश, आप इन तीनों में से किसके बेटे हो? एक के भी नहीं, ये तीनों मेरी सौतेली माँ है। ये सुनकर साक्षी के होश उड़ जाते हैं। क्या? अरे बाप रे, यहाँ तो एक के बाद एक पत्ते खुल रहे हैं। तो आप किसके बेटे हो? चौथी पत्नी के? अरे नहीं नहीं साक्षी, मैं एक अनाथ हूँ। पिताजी और तीनों माँ ने मुझे गोद लिया था, तब से तीनों माँ ने मिलकर मेरी परवरिश की। उन्होंने कभी अपनी संतान पैदा नहीं होने दिए, ये सोचकर कि उनका प्यार मेरे लिए कम ना हो जाए। रमेश की ये सारी बातें सुनकर साक्षी का सर चकराने लगता है। थोड़े समय बाद रमेश सो जाता है, पर साक्षी जागती रहती है। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है। साक्षी बहू, जा जल्दी मेरे लिए चाय बना दे। जी माँ जी, अभी बनाती हूँ। साक्षी रसोई में जाती है, तभी दामिनी वहां आती है। साक्षी बहू, मुझे एक गिलास दूध गर्म करके ला दे बाहर। जी अभी लाती हूँ। इतना कहकर दामिनी बाहर सुजाता के पास आकर बैठ जाती है। तभी कोमल रसोई में आती है। साक्षी बहू, मेरे लिए चाय और 2 तेल के पराठे बना दे, मैं बाहर बैठी हूँ, जल्दी ला। कोमल भी बाहर अपनी बहनों के पास जाकर बैठ जाती है। बाप रे, ये तीनों की फरमाइशें तो अलग अलग हैं। पता नहीं साक्षी, अब क्या होगा तेरा? साक्षी फटाफट तीनों के लिए चाय, दूध और तेल के पराठे बनाकर एक साथ बाहर लाती है। साक्षी बहू, चाय बनाने में इतना समय लगता है क्या? माँ जी, दोनों माँ जी के लिए मैं चाय, पराठे और दूध गर्म कर रही थी, ये लीजिए। एक बात कान खोलकर सुन ले साक्षी बहू, तुम्हारी बड़ी सास मैं हूं, इस हिसाब से तुम्हें सबसे पहले मेरा कहना मानना चाहिए। जब पहले मैंने तुम्हें चाय को कहा तो तुमने पहले मेरे लिए चाय ले आना था, बाद में इन दोनों का काम करना था। ये क्या बात हुई सुजाता बहन? आप हर बात में क्या अपना बड़कपन दिखाती रहती हो? हम छोटे क्या फालतू हैं? साक्षी बहू, तू पहले मेरा कहना मानना, बाद में बाकियों का, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
अरे अरे अरे, ये क्या बात हुई भला? तुम दोनों बड़ी हो तो क्या अपनी मनमानी चलाओगी? साक्षी बहू, कल से सबसे पहले मेरे लिए चाय नाश्ता ले आना। फिर क्या था, तीनों बहनों में फिर से बहस शुरू हो जाती है और बेचारी साक्षी फिर से हैरान हो जाती है। इसी तरह कई दिनों तक चलता रहा। साक्षी की तीनों सास साक्षी से खाना भी अलग अलग बनवाने लगी, उससे अलग अलग करके घर के काम करवाने लगी। पहले मेरा काम करके तीनों ने साक्षी को परेशान करके रख दिया। साक्षी बेचारी उस घर में नौकर की तरह अपनी तीनों सास की गुलामी करने लगी। उसका नींद, चैन, सुकून, हर चीज खत्म हो चुका था। साक्षी को अपने ससुराल में सांस लेना भी दुश्वार हो चुका था। वो अपनी तीनों सास के काम करते करते और उनके कहर से परेशान हो चुकी थी। एक दिन रात में साक्षी अपने कमरे में रोती बैठी थी। तभी रमेश साक्षी से कहता है, अरे क्या हुआ साक्षी, रो क्यों रही हो? रमेश, ये कैसे घर में शादी करके आ गई मैं? मेरी तीनों सास ने तो मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। एक कहती है पालक की सब्जी बनाओ, एक कहती है गोभी की सब्जी बनाओ और एक कहती है दाल रोटी बनाओ। अरे तीनों की अलग अलग फरमाइशें पूरी करते करते मैं परेशान हो चुकी हूँ। एक कहती है मैं बड़ी हूं तो पहले मेरा काम करो, दूसरी कहती है मेरा करो, तो तीसरी कहती है मैं छोटी हूं तो पहले मेरा करो। अरे क्या मैं कोई नौकर हूं, कोई मशीन हूं जो लगातार काम करती ही जाओ? बस अब बहुत हो गया। अब मैं अपने मायके जा रही हूँ हमेशा के लिए। अगर मुझे पता होता मेरे ससुराल में मेरे ससुर जी ने पत्नियों की दुकान खोल रखी है तो मैं कभी आपसे शादी नहीं करती। साक्षी, तुम्हें घर के काम करने में भी इतना मुश्किल लग रहा है? अरे मेरी तीनों माँ के बारे में तुम ऐसा सोचती हो, उनका काम करना भी तुम्हें इतना मुश्किल लगता है? अरे जाओ अपने मायके। किसे ये धमकी दे रही हो? जाओ, निकलो यहाँ से। हाँ हाँ, जा रही हूँ। साक्षी और रमेश की चिल्लाने की आवाज सुनकर सब वहां आ जाते हैं। तभी साक्षी घर से जाने लगती है। ये देखकर दर्पण और उसकी तीनों पत्नियां साक्षी को रोक देती हैं। अरे क्या हुआ साक्षी बहू, क्यों घर से जा रही हो? क्या हुआ रमेश बेटा? तभी रमेश सबको सारी बात बताता है। अगर इसे इतना ही मुश्किल लग रहा है घर के काम करना तो जाइए यहाँ से। अरे नहीं नहीं रमेश बेटा, इसमें बहू की कोई गलती नहीं है। ये बेचारी तो अब तक वही करती आ रही थी जो हम इससे कहते आ रहे थे। हम तीनों इस बेचारी अकेली साक्षी बहू से नौकर की तरह घर के काम करवाने लगे। हम बहनों की लड़ाई में हमने ये सोचा ही नहीं कि ये बेचारी साक्षी का जीवन तो नौकर की तरह हो गया। हमें माफ कर दे साक्षी बहू, हम आज के बाद कभी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। हाँ साक्षी बहू, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमें माफ कर दे, हमने तेरे साथ बहुत गलत किया बहू। तीनों बहनें साक्षी से माफी मांगती हैं और साक्षी को रोक लेते हैं। उसके बाद तीनों बहनों ने साक्षी को परेशान करना ही छोड़ दिया और वो तीनों साक्षी के साथ एक हंसता खेलता जीवन बसर करने लगे और साक्षी का काम में हाथ बटाने लगे। पाव भाजी वाली। जानवी अपने गरीब पति रोहन और 12 साल की बेटी कोमल के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहती है। पढ़ा लिखा न होने के कारण रोहन उसी गांव में छोटी मोटी मजदूरी करता था, जिसकी आमदनी बहुत कम थी। एक दिन रोहन गांव में काम की तलाश में आता है। तभी उसे उसका दोस्त अजय मिलता है। अरे रोहन, अच्छा हुआ तू मुझे यहीं मिल गया। मैं अभी तेरे ही घर आ रहा था। क्या बात है अजय? देख, मुझे ना एक बहुत ही बड़ी इमारत को कलर मारने का काम मिला है। क्या तू मेरे साथ काम करेगा कलर मारने का? बस हमें ऊंची इमारत पर कलर मारना है। रोज के 500 रुपये दूंगा मैं तुझे। बोल करेगा? क्या 500 रुपये? अरे हाँ भाई, करूँगा ना। तो चल, आज से ही मेरे साथ काम पर लग जा। 500 रुपये रोज तो मुझे आज तक नहीं मिले। रोहन अजय के साथ चला जाता है और एक ऊंची इमारत पर लकड़ी के बांबू पर खड़े रहकर इमारत को कलर मारने लगता है। तभी अचानक रोहन के हाथ से थोड़ा सा कलर उस बांबू पर गिर जाता है और जब उसका पैर उस कलर पर पड़ता है तो रोहन उस बांबू से नीचे गिर जाता है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद रोहन की वहीं मौत हो जाती है। इस घटना के बाद जानवी और कोमल बहुत रोते हैं। जैसे तैसे 2 दिन बीत जाते हैं। पति की मौत के बाद जानवी का जीवन ही बर्बाद हो चुका था। एक दिन सवेरे, माँ, अब तो पिताजी नहीं रहे, अब कब तक हम ऐसे ही भूखे रहेंगे? हम कोई काम करते हैं ना माँ। क्या काम करे बिटिया, इस गांव में तुम्हारे पिताजी को तो ठीक से काम मिल नहीं रहा था, तो मुझे क्या मिलेगा? तो क्या हम ऐसे ही भूखे रहेंगे माँ? उतने में वहां अजय एक दर्पण नाम के आदमी के साथ आता है। जानवी भाभी, ये दर्पण भाई है। रोहन इन्हीं की इमारत पर काम कर रहा था। देखिए, जो हुआ उसका अफसोस तो जीवन भर रहेगा, पर होने को कौन टाल सकता है। आपके पति मेरी इमारत पर काम करने आए थे।
अजय ने मुझे बताया कि आपकी माजी हालत कैसी है और आपके पति के सहारे ही आपका गुजारा होता था। इसीलिए मेरी ओर से ये 50,000 रुपये मदद के तौर पर रखिए, आपको जीवन में काम आएंगे। नहीं नहीं, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। ले लीजिए बहन जी, मैं एक भाई की हैसियत से आपको दे रहा हूँ। मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। रख लीजिए बहन। दर्पण और अजय के लाख कहने पर जानवी वो 50,000 रुपए रख लेती है। तभी 20,000 रुपए अजय भी जानवी को देता है और दोनों वहां से चले जाते हैं। माँ, हमारे पास तो 70,000 रुपए आ गए। बिटिया, ये पैसा हमें जीवन भर नहीं पूरेगा। तेरे पिताजी की कमी ये पैसा कभी पूरी नहीं कर सकता। दोनों थोड़े पैसों में राशन लाते हैं। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। एक दिन सवेरे, कोमल बेटा, हम कोई कारोबार करते हैं ना? कारोबार? कैसा कारोबार माँ? हम इस गांव में पाव भाजी बनाकर बेचते हैं। मुझे बहुत अच्छी भाजी बनानी आती है और पाव में मसाला और चूरमा भी बनाना आता है। हो सकता है हमारा ये कारोबार अच्छा चले। अब तो हमारे पास पैसे भी हैं। वाह माँ, ये उपाय तो बढ़िया रहेगा। दोनों उसी समय जाकर अपने पास के पैसों में से सारा सामान ले आते हैं और करीब 25,000 रुपए में सारा सामान आ जाता है। अगले दिन सवेरे जानवी और कोमल उसी गांव में एक ठेला लेकर आते हैं और गांव के एक स्थान पर खड़े रहकर अपने ठेले पर पाव भाजी बनाते हैं। तभी एक पीयूष नाम का आदमी जानवी के पास आता है। ओ हेलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ अपनी दुकान लगाने की? दिखाई नहीं देता सामने मेरी दुकान है? चलो निकलो यहाँ से, अपनी दुकान लेकर निकलो। अरे भाई साहब, हम कहाँ आपकी दुकान के सामने खड़े हैं? आपकी दुकान तो यहाँ से दूर है ना। देखो, ज्यादा बकवास मत करो अपनी। चुपचाप अपना कचरा पट्टी लेकर यहाँ से कहीं और जाओ, वरना ये सब तोड़ डालूंगा मैं। ये क्या जबरदस्ती है? ऐसे कैसे तोड़ डालोगे? माँ, हम कहीं और चलते हैं ना, क्यों बहस कर रही हो? जानवी कोमल के साथ वहां से आगे चली जाती है और एक सुनसान इलाके में आकर खड़ी हो जाती है। अजीब दादागिरी दिखाने लग गए लोग। एक दुकान क्या खरीद लेते हैं, पूरा इलाका ही अपना समझने लगते हैं। माँ, ऐसे लोगों के मुंह लगने से बेहतर है हम आगे बढ़ जाएं। कोमल बिटिया, वहां लोगों की बहुत भीड़ रहती है। वहां हमारे पास कई सारे ग्राहक आते थे। यहाँ तो पूरा इलाका सुनसान है। यहाँ तो एक भी दुकान नहीं है। यहाँ हमारे पास ग्राहक कैसे आएंगे? माँ, जब कोई इंसान अपना कारोबार ईमानदारी से करता है ना, तो उसे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी चाहिए कि उसका कारोबार कैसे चलेगा, क्योंकि मेहनत और ईमानदारी कभी इंसान को भूखा नहीं मरने देती। और रही बात सुनसान इलाके की, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। अगर कोई इंसान यहाँ आएगा तो उसे अपनी दुकान के सिवा कोई दुकान दिखाई ही नहीं देगी और फिर मजबूरी में वो हमारे पास ही आएगा। तभी 3 आदमी वहां से गुजर रहे थे। जब उनकी नजर जानवी के ठेले पर पड़ती है तो वो तीनों वहां आते हैं। बहन जी, कैसे दिए पाव भाजी? 40 रुपए प्लेट। अच्छा, 3 प्लेट लगा दो। जानवी 3 गर्मा गर्म पाव भाजी की प्लेट बनाती है और तीनों को दे देती है। तीनों खाने लगते हैं। वाह, बढ़िया है पाव भाजी तो। उसके बाद वो तीनों 3-3 प्लेट पाव भाजी खाकर वहां से चले जाते हैं। थोड़े समय बाद 2 कपल वहां से गुजर रहे थे। तभी उन्हें केवल एक ही दुकान दिखाई देती है और वो भी जानवी के पास आकर पाव भाजी खाने लगते हैं। ऐसा करते करते वहां से गुजरने वाला हर इंसान जानवी के पास आकर पाव भाजी खाने लगा। शाम तक जानवी के पास की सारी पाव भाजी खत्म हो जाती है। देखा माँ, आप उस आदमी को बेवजह बुरा भला कह रहे थे। अरे, उस आदमी के कारण ही हमारी इतनी कमाई हुई। वो कैसे? अगर हम उसी इलाके में रहते तो हमारी इतनी कमाई नहीं होती थी, क्योंकि वहां तो बहुत सी बड़ी बड़ी दुकानें थीं और लोग हमारे छोटे से ठेले पर क्यों आते? सब लोग बड़ी बड़ी दुकानों में ही तो जाते थे और हमारे पास ले देकर गिने चुने लोग ही आते थे। और यहाँ तो कोई दुकान ही नहीं है। यहाँ से गुजरने वाला हर इंसान हमारी दुकान में आ रहा है। हाँ, ये बात तो सही कही तूने कोमल। चल, अब घर चलते हैं। दोनों अपना खाली ठेला लिए घर की ओर आने लगते हैं। तभी उस इलाके में पहुंचते ही पीयूष की नजर जानवी और उसके खाली ठेले पर पड़ती है। अरे, सवेरे तो इसके ठेले पर काफी सारी पाव भाजी थी और अब पूरा ठेला खाली है। ऐसी कौन सी जगह बेचकर आ गई है अपनी पाव भाजी? पीयूष को समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन से जानवी और कोमल दोनों रोज सवेरे अपने ठेले पर कई सारी पाव भाजी ले जाते थे और उसी इलाके में जाकर शाम तक अपनी सारी पाव भाजी बेच आते थे। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। लोगों को भी जानवी की पाव भाजी इतनी पसंद आने लगी कि लोग उस इलाके में आकर जानवी के हाथ की पाव भाजी खाते थे। रोज रोज शाम को जानवी का खाली ठेला देखकर पीयूष का सर चकराने लग जाता है। एक दिन रात में, ये माँ बेटी किधर जाते हैं पाव भाजी बेचने? मुझे ये पता लगाना होगा, आखिर इनकी इतनी पाव भाजी कैसे बिक रही है। यहाँ मैंने इतना आलीशान दुकान खोल रखी है और मेरे पास गिने चुने ग्राहक ही आ रहे हैं।
अगले दिन जानवी और कोमल अपना ठेला लिए उस इलाके में जाने लगते हैं। तभी पीयूष भी वहां आता है और वो अपनी आंखों से उस इलाके में लोगों को जानवी की पाव भाजी खाते देख लेता है। अच्छा, तो ये बात है। मैं आज ही इस इलाके में अपनी एक बड़ी सी दुकान बना लेता हूँ। उसके बाद अगले दिन पीयूष अपनी दुकान को बेचने का बोर्ड लगा देता है। तभी वो बोर्ड पढ़कर जानवी पीयूष के पास आती है। अरे, आप अपनी ये दुकान बेच रहे हैं? कितने में बेच रहे हैं आप अपनी दुकान? 1 लाख रुपए में। 1 लाख? पर मेरे पास तो 50,000 रुपए ही हैं। दुकान तो कोई खरीद ही नहीं रहा मुझसे, और मुझे ये दुकान बेचकर उधर दुकान भी बनानी है। एक काम करता हूँ, 50,000 रुपए में ये दुकान इसे बेच देता हूँ। उसके बाद पीयूष जानवी को अपनी दुकान 50,000 रुपए में बेचकर उस इलाके में एक बड़ी सी दुकान बना लेता है। और इधर जानवी ने जो पीयूष की दुकान खरीदी थी उसमें जानवी की बेटी कोमल पाव भाजी बेचने लगी, और इधर ठेले पर इस इलाके में जानवी पाव भाजी बनाकर बेचने लगी। अब ग्राहक फिर भी जानवी के ठेले पर ही आकर पाव भाजी खाने लगे, और पीयूष की आलीशान दुकान में कोई ग्राहक नहीं आता। ये क्या, जब इसने मेरी दुकान खरीद ली फिर भी ये यहाँ ठेला क्यों लगा रही हैं? और लोग मेरी दुकान पे क्यों नहीं आ रहे? देखते ही देखते दिन गुजरते गए। पीयूष की दुकान में कोई नहीं आता था और जानवी के ठेले पर लोगों की भीड़ रहती थी। इधर कोमल के पास ग्राहक आने लगे और जानवी के पास भी ग्राहक आने लगे, और पीयूष बेचारा अपनी दुकान में मक्खियां मारते बैठा रहा। तभी वो जानवी के पास आता है। बहन, मेरी ये दुकान तो चल ही नहीं रही। मैंने इसे बनाने में काफ़ी कर्ज भी ले रखा है। अब मेरे पास एक पैसा नहीं बचा, और इस इलाके में कोई मुझसे यह दुकान खरीद भी नहीं रहा। आप इसे खरीद लीजिए ना, आपका कारोबार तो यहाँ अच्छा चल रहा है। मैं आपको कम पैसों में ये दुकान बेच दूंगा। पीयूष भाई, इंसान को कभी भी किसी की तरक्की देखकर जलना नहीं चाहिए। जितना मिले हमेशा उतने में खुश रहना चाहिए। आप एक काम कीजिए, आप मुझे अपनी दुकान दे दीजिए। मैं आपको अपनी दुकान में नौकर के काम के लिए रख लेती हूँ। साथ में आपको अच्छी पगार दूंगी, क्योंकि मेरा ये कारोबार तो अब अच्छा चलने लगा है, और साथ साथ आपको दुकान का किराया भी दूंगी। उसके बाद जानवी पीयूष की दुकान में बैठकर पाव भाजी बनाने लगी, और पीयूष अपनी ही दुकान में नौकर की तरह काम करने लगा। इसमें जानवी की भी कमाई होती रही और पीयूष की भी। तो किसी को देखकर कभी जलन मत करो, क्योंकि जिसके नसीब में जो लिखा होता है उसे वो मिलकर ही रहता है। इसीलिए जितना मिले उतने में खुश रहना सीखो।